खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज करेंगे उद्घाटन। 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का किया जाएगा प्रदर्शन। सेमिकॉन इंडिया से पहले प्रधानमंत्री ने की सेमीकंडक्टर अधिकारियों की राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता। अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर। प्रधानमंत्री ने की नव स्थापित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता। वैज्ञानिक समुदाय को दिलाया भरोसा, उनके प्रयासों के लिए संसाधनों की नहीं होगी कोई कमी। कहा, वैश्विक समस्याओं के स्थानीय समाधान पर करें ध्यान केंद्रित। देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 4 प्रमुख पहलों का किया शुभारंभ। कहा, साइबर सुरक्षा केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू। सरकार की साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। संसद भवन में हुए समारोह में मिशन रंजन दास और राजीव भट्टाचार्य ने ली शपथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी। यदि वे चाहें तो भारत सलाह देने को इच्छुक। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री ने बर्लिन में अपनी समकक्ष और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस विजन के अनुरूप सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया जा रहा है। इसका विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। 13 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच भी प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन से 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव की बैठक की अध्यक्षता की और इसे डिजिटल युग के लिए नींव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के पास विविध सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदारी बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है और वह दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर उद्योग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी आधार होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को पहचानते हुए इस पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के दिग्गजों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार एक पूर्वानुमानित और स्थायी नीति व्यवस्था का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड फोकस के साथ हर कदम पर उद्योग को सहयोग देना जारी रखेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की है। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को वैश्विक प्रशंसा मिल रही है।
एक्साइटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स डेवलप हो और सेल्फ रिलायंस बढ़े, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसीज सेटअप की हैं टू इंसेंटिवाइज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन का, सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने का, क्योंकि AI बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और आई रियली बिलीव कि बेस्ट इज़ येट टू कम। I think there's no parallel to that. His leadership is so exceptional. It has not inspired just India, it inspired the entire world. Modi's leadership, things are so nice that the whole world is coming with me to this summit. Really excited and delighted by Prime Minister Modi's vision, consistency, and foresight into what is needed from a semiconductor industry ecosystem development perspective for India. Apart from all of that, I have to say, after speaking to many political leaders in the Western world, I haven't met a single one with such a deep expertise in our specific industry. Very impressive. We are really excited about the vision of the Prime Minister and how he's looking at the digital infrastructure for the future of our country and the Viksit Bharat, and the important role that semiconductors will play. I think that what the Prime Minister is doing right now to elevate India on the global scale is what not only India needs, but what the world needs for India to be at the forefront of the manufacturing renaissance that's about to happen. I think within the next decade that India can be a leader on the world scale. His message is always simple and clear, so we know what he wants. Absolute clarity always helps, makes very agile and fast progress. No, I'm extremely impressed with the leadership Prime Minister Modi has shown here. I think it shows really a very strong commitment and dedication to make India a powerhouse in the area of semiconductor technology. Well, we're very impressed with the new vision that beyond manufacturing, Prime Minister Modi also wants to invest in long-term R&D, and so from our side we want to form a very strategic partnership to enable India also to become strong in R&D. I think his vision and the execution thereof is one of a kind, truly commendable. It's really good to see Prime Minister Modi ji's leadership over the last few years, because as you know, semiconductor is essential technology for all digital industries, and with Modi ji leadership there is a big momentum, compared to 3 years ago. I have been fortunate to be involved it from the beginning, and it's really positive to see every year there is big improvement. In the last 2-3 years, the enthusiasm and the focus around the sector with clear strategy of how to and where to invest from design all the way to manufacturing. And right now, what I'm seeing, the interest is to go from a engineering center to create products and for both local and global consumption. I must say that India has taken a huge step forward in the semiconductor industry, a lot of energy, a lot of progress, and is really the Honorable Prime Minister's vision and drive that has made it happen. This is a really exciting time for us. It's just the beginning, but I think that the position that India is getting to is at kind of an unprecedented level. I have never seen this level of industry-government collaboration. The Prime Minister has shown an amazing vision in the semiconductor mission. No administration in the history of this country had the courage to create a right policy when it came to semiconductors. And I'm so glad that the Prime Minister has this vision and he has a commitment, and I'm confident he's going to make us succeed. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने देश के रिसर्च इकोसिस्टम में बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शासी निकाय की पहली बैठक के साथ एक नई शुरुआत हुई है।
प्रधानमंत्री ने देश के अनुसंधान परितंत्र में बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने और पथ प्रदर्शक अनुसंधान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को मौजूदा समस्याओं के नए समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समस्याएं वैश्विक प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान भारतीय जरूरतों के हिसाब से स्थानीय होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संस्थानों के उन्नयन और मानकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने विशेषज्ञता के आधार पर विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने एक डैशबोर्ड विकसित करने की बात भी कही, जहां देश में हो रहे शोध और विकास से जुड़ी जानकारी का आसानी से पता लगाया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले एक समारोह में उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। ये पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार देश में नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। संसद भवन में हुए समारोह में मिशन रंजन दास और राजीव भट्टाचार्य ने शपथ ग्रहण की। Honorable members, oath or affirmation is a constitutional prescription under Article 99 of the Constitution and is a solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to vitiate the oath. I urge the honorable members to conform to the chosen format as per constitutional prescriptions. Oath or affirmation, Secretary General. आसाम श्री मिशन रंजन दास। আমি শ্রী মিশন রঞ্জন দাস श्री राजीव भट्टाचार्य। আমি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য इक्कीसवीं सदी का भारत हर दिन टेक्नोलॉजी की नई कहानियां गढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के इस युग में जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश भर में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अहम साइबर प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में I4C की स्थापना की गई। 7 संस्थाओं को इससे जोड़ा गया और एक क्राइम पोर्टल लॉन्च किया गया। इसे अब तक 13.8 करोड़ से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा चुका है और इस पर 27 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसके आधार पर देश में 52,000 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ने के लिए क्राइम
एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तौर पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय ने साइट्रेन नामक एक खुला आइकन ऑनलाइन पाठ्यक्रम MOOC शुरू किया है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 44,173 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं और 19,800 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए ये जरूरी है कि सभी पक्ष मिलकर इस समस्या से निपटें। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। हमें साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि साइबर सुरक्षा के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। मित्रों, हम सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। मेरा I4C की टीम से आग्रह भी रहेगा कि हर स्थापना दिन पर आप इसी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझे प्रयास के इस अभियान को चालू रखें, क्योंकि एक ऐसा काम है जो आपके जिम्मे किया गया है जिसमें समन्वय के बगैर कुछ हो नहीं सकता। कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में सफल हो ही नहीं सकती। वो तभी हो सकता है जब अनेक प्रकार के स्टेक होल्डर इसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही डिजाइन के तहत एक ही रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। और साइबर सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी। I4C के प्रथम स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता पर पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बर्लिन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी। अगर वे चाहें तो भारत सलाह देने का इच्छुक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों से बातचीत की अपील की थी। यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं होने का दावा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी एवं यदि वे सलाह चाहते हैं तो भारत सलाह देने का सदैव इच्छुक है। एस जयशंकर ने यहां जर्मन विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। एक दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी में भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ सार्थक वार्ता भी की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस एवं यूक्रेन यात्राओं का स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मॉस्को और कीव में कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन संघर्ष मतभेदों के समाधान का तरीका नहीं है। On my part, make a few points. One, Minister Baerbock and I regularly talk about Ukraine. I mean, we are talking this time in person, but from time to time we also speak on the phone or otherwise.
Secondly, in the last 2.5 years, in different ways, India has had some involvement with various specific initiatives, the grain corridor, matters relating to the security of the Zaporizhzhia nuclear station, and some other discussions. This year, the Prime Minister Modi, went to Russia in July. He went to Ukraine he had actually met President Zelensky in Italy in June, and then he went to Kiev in August. And obviously, both in Moscow and in Kiev, he had fairly detailed, long discussions with the two presidents concerned. A lot of things were said in that discussion. And where our own position is concerned, I think it rests on some postulates. One, that we don't believe that differences and disputes can be settled through war. This is not the era of war. Secondly, we don't believe in this conflict that a solution will come from the battlefield. So we do think that negotiations are the only way forward. At some point, there has to be negotiation. When there is a discussion, we also think it is essential to have Russia in it. Otherwise, the discussions don't, gain further movement. And where India is concerned, I think it's up to what the two parties want. We continuously talk to them. In fact, perhaps you're aware that our National Security Advisor just went to Moscow in the last few days. So that's really what the state of play is. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार वर्ष 2030 तक 1 करोड़ इकाई सालाना बिक्री के आंकड़े को छू लेगा। इससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही लिथियम आयन बैटरी निर्यात करने की स्थिति में होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 64वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में दुनिया का शीर्ष वाहन विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बाजार 2030 तक 1 करोड़ इकाई सालाना तक पहुंच सकता है। इससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। भारतीय ईवी बाजार की क्षमता वर्ष 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि लिथियम आयन बैटरियों की लागत में और कमी आने की उम्मीद है, जिससे किफायत में मदद मिलेगी और इस प्रकार बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकार्यता में तेजी आएगी। Regarding the electric vehicles, the growth is fantastic. Today, about 30 lakhs EVs registered in India. 23-24, 45% increase of sales. EV two-wheelers, 56% of total EV sales. 400 startups in electric two-wheelers already started their manufacturing. India's EV market is expected to grow to 1 crore annual sales by 2030 and create 5 crore jobs. Indian EV market potential is rupees 20 lakh crore by 2030 across the entire EV ecosystem. Estimated EV finance market size is 4 lakh crore in 2030. Cost of lithium-ion battery, presently some days before it was some $115 per kilowatt per hour. But now in the battery chemistry, lot of things are going to change. The good thing is the lithium-ion manufacturing now, Adani, Tata, Maruti, LG, Samsung, they are all coming in this business because of, we take the example of semiconductors. The government adopted such a good policy. Because of that, after 2-3 years, we will be the number one in the manufacturing of the semiconductors in the world. पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने इतिहास रचते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार भारत ने हर बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 29 पदकों के साथ टॉप 20 में जगह बनाई।
चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 की शानदार झलकियों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। To the most transformational sport event on earth, the Paris 2024 Paralympic Games. Years of dedication, training, adjustments, intense fine-tuning since the Tokyo Paralympic Games for many of these athletes. Looking to the future, looking to what may be. Great quality blended with great promise from our new Paralympians too. What about that one? Wow! He's got there! What a performance! It's huge! I've waited so long for this moment. A splendid victory, and now the emotions can flow. Paris 2024 has set a benchmark for all future Paralympic Games. Diversity and difference should not divide us. Diversity and difference should unite us. You stage the most spectacular Paralympic Games ever!